गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। आइए पहले प्रश्न पे आ जाइए सभी लोग। प्रश्न संख्या 1 पे आ जाइए सभी लोग। प्रश्न संख्या 1 पे आ जाइए सभी लोग। आज हम लोग 30 प्रश्न करेंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश के जीके से हो रही है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कुछ मेले उत्तर प्रदेश के दिए गए हैं और पूछ रहा है इसको प्रदेश के किस जिले में मेला लगता है, आपको बताना है। गुड आफ्टरनून सभी को, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। चलें, आवाज वगैरह क्लियर है। पहले का डी काफी लोग आंसर दे चुके हैं। पहले का डी का काफी लोग आंसर आ चुका है। चलो आ जाओ। तो हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में मेले। ये कह रहा है नौचंदी, सैयद सलार, दादरी मेला, कामपिल मेला। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मेला थोड़ा सा देख लो। एक मिनट में इसकी पूरी की पूरी मेले की फील्डिंग सेट कर देता हूं। यूपी में अगर मैं बात करूं कि यूपी में मेले जो लगते हैं, ये जान लो उत्तर प्रदेश में भैया 2250 मेले लगते हैं। 2250 से ज्यादा यहाँ पे मेले लगते हैं। पहले का डी, ठीक है। यहाँ पे जो है कुल 2250 प्लस मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर पूछे कि सबसे ज्यादा मेला उत्तर प्रदेश में कहां लगता है, तो मथुरा में। सबसे ज्यादा मेला यूपी में लगता है मथुरा में। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, यूपी में सबसे ज्यादा मेला जो है किस जिले में लगता है, तो मथुरा में यूपी में सबसे ज्यादा मेला आपको लगेगा। 86 मेले कुल यहां पे लगते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब मथुरा के बगल आगरा है, तो आगरा में एक बटेश्वर मेला लगता है। जरा बताना कोई ये किस चीज का मेला होता है। बटेश्वर मेला होता है, आगरे में लगता है आपका। कोई मुझे कमेंट करके बताए ये किस चीज के लिए फेमस है। ये आपके आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। एक मेला यूपी में लगता है मेरे भाई, कुंभ मेला। कहां पे लगता है कुंभ मेला? कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहां लगता है, कमेंट करके बताओ। बटेश्वर मेला आपके आगरा में लगता है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। यूपी में सबसे ज्यादा। और एक मेला लगता है आपका देवा शरीफ का मेला। कौन सा? देवा शरीफ का मेला। ये सब लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम में आए हुए हैं। देवा शरीफ यह आपका लगता है बाराबंकी, ठीक है। ये सारे मेले के बारे में यूपी को मैंने बता दिया है। आ जाओ यहाँ पे दादरी मेला। नौचंदी तो यार एक एक्सप्रेस चलती है, नौचंदी तो एक एक्सप्रेस चलती है, मुझे लग रहा है कि आप सभी को पता होगा। सर मेरे पेज 50% नंबर है क्या दोस्तों, ठीक है। प्रयागराज, मथुरा 86, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए का जो होगा दूसरा। नौचंदी तो एक एक्सप्रेस चलती है मेरठ से भाई, ए का दूसरा हो जाएगा। बी का तीसरा सैयद सलार, ये आपके कहां लगते हैं, बहराइच में है सैयद सलार साहब। और सी का वन दादरी मेला कहां लगता है, आपके बलिया में लगता है, बिल्कुल सही बात है। कामपिल मेला कहां लगता है भैया, ये फारुखाबाद में लगता है। ये हो गया आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका डी हो गया। बाकी मेलों के बारे में जो तथ्य बताया है वो याद रखिएगा। जी 56 होना चाहिए कि मथुरा मैक्सिमम, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बेलियाघाट हरदोई, चलो आगे बढ़े। किस कैटेगरी से हैं आप? चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसका जवाब आप सभी ने सही दे दिया। एक नंबर आपके ऐड होते हैं जिनका ये जवाब सही था। बताओ, फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ बात कही जा रही है और आर्टिकल है। कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये आपका आर्टिकल 15 में है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 16 में है। मैनेज फ्रीडम जो है रिलीजियस आर्टिकल 26 में है। और प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग आर्टिकल 23 में है। कह रहा है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको पता है फंडामेंटल राइट जो हमको संविधान में दे रखा है वो हमने कहां से लिया है मेरे भाई? फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया हुआ है, यूएस से लिया हुआ है। कुल फंडामेंटल राइट जो है 6 हैं, पहले 7 थे, ठीक है। हमने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया। अब अपने पास कुल 6 फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट में जो केवल भारतीयों को मिलते हैं, ओनली इंडियंस। कौन कौन से मैंने बता रखा है। एक तो आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 29, 30,
और आर्टिकल 19 ये केवल इंडियंस को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है उस पर आ जाते हैं। ये फंडामेंटल राइट है, ये पार्ट 3 में है, संविधान के पार्ट 3 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल बताना किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में। चलो, धर्म, मूल, वंश आदि के आधार पर भेदभाव का निशान 15 है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन, देखो भैया डिटेंशन वाला इसमें नहीं है, ये आर्टिकल 22 में है कि अगर किसी व्यक्ति को आपको डिटेन करना हो 300A, ठीक है 300A बिल्कुल बिल ऑफ राइट्स, ठीक है बिल्कुल याद होगा। याद कराने का तरीका बताया था कि 15 दूना 16, 15 प्लस 1 16 और 29 30, ठीक है इसको याद रखेंगे। बाकी बच्चा आपका क्या, आर्टिकल आपका 19 याद करने का तरीका 15 16 29 30, ठीक है भाई। चलो 15 दूना का 30, 1 कम 29 और उधर 1 बढ़ाना है 16 और 1 19 वाला है। देखो डिटेंशन वाला आर्टिकल 22 में। अच्छा, किसी व्यक्ति को अगर डिटेन करना हो तो मैक्सिमम उसको 3 मंथ तक डिटेन किया जा सकता है। लिख लीजिएगा, कहीं कई बार पूछा है, किसी व्यक्ति को अगर डिटेन करना हो तो मैक्सिमम उसको 3 मंथ तक डिटेन कर सकते। बिल्कुल सही बात है, कुछ ने बताया 12 से 35 आकृति ने। आर्टिकल 12 से 35 में इसकी चर्चा है, यूएस के बिल ऑफ राइट से हमने लिया है। ये वाला आपका जवाब ऑप्शन बी जो है वो गलत है। आर्टिकल 16 में फिर क्या बताया गया है भाई, अगर आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 16 आपका कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें हर व्यक्ति को समान जो है क्या होना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 16। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है भाई। चलो, जिसका बी ऑप्शन होगा वो 1 नंबर जोड़िएगा, बाकी सब लोग माइनस कर लीजिएगा। चीटिंग नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूं कि इस चीज को कॉन्फिडेंट रखो। यहां पे गलतियां हो जाए चलेगी, परीक्षाओं में गलतियां ना हो। ठीक है, जितने प्रश्न अगर आपके 10 ही प्रश्न सही होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए कि सर मेरे 10 में 30 में से सिर्फ इतने सही हुए। जिसमें मैं बोलता हूं फुल मार्क्स है उसमें आप 1 नंबर अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी कई क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। चलो, ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करती है, सब्सिडी दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड cause at most minimal distortion such as for agriculture, research, pest control and environmental protection are categorized under the WTO। देखो WTO जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की सब्सिडी की बात करता है। ठीक है, जैसे आपके पहले हो गया क्या, एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स यहां पे लिखा हुआ है, इसे मैं लिखूंगा AB, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझते जाइएगा। दूसरा आपका है ब्लू बॉक्स जिसे मैं लिखूंगा BB, ये आप वाली बीबी नहीं है, ये अलग बीबी है भाई, ये बिग बॉस वाले बीबी हैं। ठीक है, अगला हो गया आपका ग्रीन बॉक्स। इन तीनों के बारे में समझते हैं, रेड बॉक्स मत समझो, कोई आवश्यकता नहीं। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि जो कैटेगरीज आपको हैं, ठीक है, जो ये आपकी ये कैटेगरीज हैं, कौन सा ऐसा है जो व्यापार को विकृति नहीं करती हैं। पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। हाँ, उरुग्वे राउंड से इसको बनाया गया था, मार्कास एग्रीमेंट से, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। ठीक है, चलो, कह रहा है कि जो व्यापार को डिस्टर्ब ना करती हो वो कौन सी सब्सिडी है, ये आपको बताना है। चलो, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। देखो AB जो होती है एम्बर बॉक्स, इसे बोलते हैं, ये होता है जैसे MSP। कितने उस पे MSP दिया जाते, फसलों पे MSP भारत सरकार देती है, कमेंट करके लिखिएगा। AB में एम्बर बॉक्स में आता है MSP कि किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कितनी MSP दे। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो WTO में हमेशा जो मैटर होता है, जो मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है ना, इसी AB एम्बर बॉक्स के चक्कर में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये क्या करता है, व्यापार को सबसे ज्यादा विकृति यही करता है, जो डिस्टॉर्ट करता है ट्रेड को सबसे ज्यादा, तो ये। लेकिन आपसे सबसे ज्यादा नहीं पूछा है, सबसे कम पूछा। अगर उल्टा पूछता है इसका कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन कौन लाता है व्यापार में, ट्रेड में, तो मैक्सिमम जो है व्यापार में विकृति यही लाता है AB वाला, एम्बर बॉक्स जिसे कहता है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें MSP की चर्चा है। ठीक है, इसमें सब्सिडीज की बात की जाती है MSP वाली, तो MSP हर देश अलग अलग दे सकती है, तो यहां पे विकृति आती है। अब हम लोग कहेंगे ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी भैया इसी का छोटा भाई है, जो आपका
किसी चीज की प्रोडक्शन को लिमिटेड करता है। जैसे मान के चलो हमने कहा भैया ऐसा करो, तुम बहुत ज्यादा जो है आम अचार बना रहे हो, इतना अचार मत बनाओ, इतना अचार बना लोगे तो दूसरे देश तुम्हारे देश में अचार कैसे भेजेंगे। तो किसी देश के प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए हम लाते हैं ये वाला बीबी वाला ब्लू बॉक्स। ये क्या करता है, प्रोडक्शन को लिमिटेशन के लिए, ठीक है, सारा समझ लो, कभी कभी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ जाते हैं। किसी चीज के प्रोडक्शन को अगर हमें लिमिट करना है, उत्पादन को सीमित करना है, देन हम ब्लू बॉक्स की तरफ जाएंगे, 10% रूल, ग्रीन बॉक्स। और नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन बॉक्स। ये किसके लिए दिया जाता है, अगर आपको सब्सिडी देना हो किसके सेक्टर में, लाइक किसी पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना हो, किसी इन्वायरमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप चाहोगे ग्रीन बॉक्स। ठीक है, तो भैया जो सबसे कम डिस्ट्रॉय करता है बिजनेस आपके ट्रेड्स को, वो यही होता है ग्रीन बॉक्स, यानी कि सबसे मिनिमम डिस्टरबेंस क्रिएट करता है ये। अगर उल्टा पूछता कि मैक्सिमम कौन करता है, तो मैक्सिमम करता है ये। ठीक है भाई, दोनों में अंतर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, इससे बाहर जो है आवश्यकता नहीं आपको जानने की। ठीक है, एबी बीबी जीबी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कितने पे एमएसपी देती है, 23 पे, बिल्कुल। एक हाँ, शुगर पे जो देती है, शुगर केन पे, गन्नों पे, वो एफआरपी दिया जाता है। ठीक है, अच्छा एफआरपी कौन देता है, इसको कमेंट करके बताइए, मैंने याद कराया हुआ है। चलें, एफआरपी कौन देता है शुगर केन पे, ये बताइएगा। चलो, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2026-27 में 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में किसमें बजट आवंटन काफी कम किया गया, बताओ। चलो, मनरेगा, आयुष्मान भारत, पीएम पोषण, राष्ट्रीय गंगा सफा। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना क्या है भाई, इसकी शुरुआत 23 सितंबर को होती है 2018 में, रांची से मोदी जी करते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी हेल्थ प्रोजेक्ट है, भारत क्या पूरे विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ जो है स्कीम है, इसको ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। मनरेगा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब तो इसकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, फिर भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई मनरेगा के बारे में। चलो, मनरेगा के बारे में थोड़ा देख लो। इसका मनरेगा जो है, इसका पुराना नाम था नरेगा, नरेंद्र मोदी रोजगार योजना। अरे माफ करिए भाई, सॉरी, नरेंद्र मोदी नहीं जी, नरेगा योजना। अब आप इसको नरेंद्र मोदी कह सकते हो, जब से इसका नाम जो है राम जी योजना कर दिया गया है। तो नरेगा के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। नरेगा जो है, इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 2005 में, और नरेगा लागू हो गया था 2006 से। अनंतपुर एक गांव था आंध्र प्रदेश के, वहां से इसको लागू किया गया था। बाद में, ठीक है, इसमें 100 डेज जो है, 100 दिन जो है, 100 डेज हम लोग ने प्लान किया था, लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, बाद में हमने इसको महात्मा गांधी के नाम से जोड़ने का प्रयास किया, तो मनरेगा कर दिया। ठीक है, मनरेगा कर दिया हम लोग ने, इसका नाम बदल करके। ठीक है भाई, कब कर दिया मनरेगा नाम, 2 अक्टूबर 2009 को, गांधी जी के बर्थडे पे 2 अक्टूबर 2009 को हमने इसका नाम मनरेगा कर दिया। ठीक है, अब मन से काम करो तुम लोग। ठीक है, बढ़िया, खुदाई, मिट्टी उठाना, लोग मन से काम नहीं करते थे, बिना मन के करते थे, इसलिए इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया मनरेगा, 2009 में, याद रखेंगे। और पहली बार जब लागू हुआ था, तो इस जो डेट था याद कर लेगा, 2 फरवरी, अभी एक परीक्षा में पूछा गया है, 2 फरवरी 2006 को। अच्छा मेरे भाई, 2 फरवरी 2006 को हम लोग कोई डे मनाते हैं क्या, जरा कमेंट में लिखिएगा, कोई डे मनाते हैं क्या, आपसे बताया होगा मैं एक आध बार गलती से। ठीक, तो याद रखेंगे। अब इसका नाम बदल कर दिया है विकसित भारत जी राम जी, जी राम जी योजना कर दिया है विकसित भारत। और इस योजना को राष्ट्रपति की मोहर लगी थी 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर 2025 को, ये डेट याद रखना, 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति महोदया ने इस पे अपना साइन कर दिया, और एक नया कानून बन गया नरेगा की जगह। और इसी का जो मनरेगा का बजट था, इसी को काफी कम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, लगभग 66% बजट कम कर दिया गया, क्योंकि हमने इसकी जगह
बीबी रामजी स्कीम ला दिया है और हमने सारा बजट इसमें डाल दिया। तो पुराना जितना लोगों का पैसा बचा उचा होगा उसके लिए थोड़ा सा बजट आवंटित कर दिया, बाकी बजट हमने बीबी रामजी योजना के तहत, ठीक है, बीबी रामजी RAM इस योजना के तहत डाल दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े मित्र। वेटलैंड डे मनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वेटलैंड डे, IWD। चले आगे बढ़े, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलो, तारा तेरा तारा मेरा, तारा फिश, एम्फीबियंस, एवीज पंछी या रोहू फिश। कह रहा है कि इसमें कितने, इनके हार्ट के बारे में पूछ रहा है। चलो अच्छा, इनके हार्ट से पहले अपने हार्ट्स के बारे में जान लो। मनुष्य के हार्ट में, आदमी के हार्ट में, एक ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? गलत मत बता देना, ठीक है। ह्यूमन के हार्ट में, तुम्हारे दिल में कितने चैम्बर हैं? बताओ बताओ, फिर इनकी फील्डिंग सेट कर लेते हैं हम लोग फटाक से। याद कर लेना, आज से ये जितने भी हैं सबके याद हो जाएंगे, तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। 21/12/2025, हाँ ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भाई ये। इस डेट को याद रखना सभी लोग। चलो देखो, स्टार फिश जो है, जो आपके स्टार फिश होती है ना, ये इकाइनोडर्म होते हैं, ठीक है। और इनमें कोई जो है, इसका केवल इतना याद रखना स्टार फिश का, बाकी का अभी याद कराते हैं। स्टार फिश जो है इकाइनोडर्म होते हैं, इनमें भैया कोई हृदय नहीं होता है। कहते नहीं तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? ठीक है, तो भैया ये दिल रहित है, ठीक है, ये दिल रहित है आपका इकाइनोडर्म। तो ए का चौथा सी कई लोग को मिल गया, पांचवें का ए, पांचवें का ए कई लोग बता रहे हैं, पांचवें का सी, ठीक है। आ जाओ उभयचर। उभयचर आपके कौन होते हैं? जो हर जगह चरते रहते हैं, कभी यहां चर रहे हैं, कभी धरती पर चर रहे हैं, तो कभी पानी में चरने निकल गए। तो उभयचर जो होते हैं, इनके 3 चैम्बर होते हैं। कितना होते हैं? इनके 3 चैम्बर होते हैं। जैसे मेढक, मेढक के कितने चैम्बर होंगे? 3 होंगे, ठीक है, याद करेंगे। अब आते हैं पंछी पे। जो पंछियां होती हैं ना, इनके सर्कुलेशन के लिए ज्यादा इनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जो पंछी होती हैं आपको, इनको जो है ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए भैया इनको जो है 4 चैम्बर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पंछी बनूं उड़ता फिरूं, ठीक है, तो इनको जो है 4 चैम्बर की आवश्यकता पड़ती है। पंछियों को याद रखेंगे। ये आपके मनुष्यों की तरह ही है, मनुष्यों में भी 4 ही चैम्बर होता है भाई। काश मैं पंछी होता, ठीक है, क्योंकि हमारे और उनके दिल जो है मिलते जुलते हैं, इसलिए हर व्यक्ति काश पंछी बनना चाहता है भाई। बचा रोहू, रोहू बेचारा छोटा सा होता है, इसके जो होते हैं आपके बचे हुए 1 कक्ष लगा लो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? पांचवें का, पांचवें का सी, ठीक है, पांचवें का सी, ठीक है, पांचवें का सी, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से याद करने वाली चीज आपके लिए है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, जो आपके उभयचर होते हैं, उनके कितने होते हैं भाई? बी का कितना था? दूसरा, ठीक है, इनके होते हैं 3। पंछी की, जो आपके पंछी होते हैं, यानी कि आपके जो एवीज होती हैं या आपके जो ह्यूमंस होते हैं, इन दोनों के 4 होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और कौन बचा आपका? कम से कम इतना तो याद रखिएगा, ह्यूमन का, पंछी का, और साथ ही साथ जो आपके उभयचर होते हैं, ये तीनों एग्जाम में अलग अलग बार अलग अलग पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन सभी का लगा लीजिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चले, बहुत कठिन प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि आप सब में से कोई इसका जवाब दे पाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किस पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या, ज्यूडिकल मर्डर करने का आरोप लगाया गया था? है नहीं था, ठीक है, बताओ। राजा नंद कुमार पे, चलो अब नंद कुमार जी के बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे। देखो, एक एक्ट आया था 1773 का एक्ट। कौन सा एक्ट? 1773 का। इसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के, तब तक आप लोग आंसर करो, मैं पूरी बातें बता देता हूं। इसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया।
गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। कौन बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल? कमेंट करके बताओ, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? और इसी एक्ट के माध्यम से सन 1774 में हम लोग ने एक कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में। उस कलकत्ता कोर्ट के जो पहले जज होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा एम्पे। क्या? सर एलिजा एलिजा एम्पे। अंग्रेजी में लिख लेना, नमवा हिंदी में कल बोलो चाहे अंग्रेजी में। तुम्हारा नाम कोई अंग्रेजी में बोलेगा तो सोनू कुमार को जो है वो गोल्ड नहीं बोलने लग जाएगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक है भाई, तो कौन बनता है गवर्नर जनरल बंगाल का? सर वारेन हेस्टिंग। और जो बनते हैं आपके कौन? कलकत्ता के जो आपके बनते हैं जज सर एलिजा एम्पे। भैया यही दोनों मिलकर के राजा नंद कुमार की फील्डिंग सेट कर देते हैं। राजा नंद कुमार से ये लोग लगातार टैक्स वगैरह की मांग कर रहे थे। नंद कुमार जो है क्या करते थे, ये लोगों से जा जाकर के टैक्स वसूलते थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, ये क्या करते थे, लोगों से जा जाकर के टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को दिया करते थे। अंग्रेजों में लगा कि भैया ये जो है जालसाजी कर रहे हैं, ये पूरा पैसा दे नहीं रहे, 500 रुपया ला रहे हैं तो हमें 50 रुपया दे रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग और कलकत्ता के जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका नाम था एलिजा एम्पे, ने ज्यूडिकल कस्टडी में इनकी मर्डर कर दी। ये ज्यूडिकल कस्टडी में इनकी जो है मर्डर कर दी। और बाद में आपके जो होता है लॉर्ड, क्या नाम इसका, वारेन हेस्टिंग, इसके ऊपर आपको पता है इंपीचमेंट महाभियोग भी चलाया जाता है। ठीक है, महाभियोग भी इसके ऊपर चलाया जाता है भाई। ठीक है, पढ़ोगे किस गवर्नर जनरल पे पहली बार महाभियोग चलाया गया, तो वो है वारेन हेस्टिंग, क्योंकि राजा नंद कुमार की इसने फील्डिंग सेट करवा दी थी, ये इसको पैसा नहीं दे रहे थे। बात क्लियर है? पहले का डी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलो, ये प्रश्न आपको बताना है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। ये नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है नेशनल इनकम का फार्मूला क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो अब आप इसका आंसर दो, मैं थोड़ा नेशनल इनकम के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। नेशनल इनकम, आपकी इनकम की बात नहीं हो रही भाई, आपकी इनकम तो नौकरी मिलने के बाद होगी। और नेशनल इनकम की बात करते हैं। अच्छा, नेशनल इनकम के बारे में आप समझ लो कि भारत में जो राष्ट्रीय इनकम है, नेशनल इनकम, इसका जो डेटा आता है वो एनएसओ जारी करता है। कौन जारी करता है? एनएसओ। ठीक है, कि भैया राष्ट्र की क्या नेशनल इनकम है। एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहली बार नेशनल इनकम किसने जारी किया था, तो ये आपके थे दादा सर, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जी भारत में नेशनल इनकम जारी करने का या नेशनल इनकम बताने का बहुत पहले प्रयास किए थे। डेट अगर पूछो तो लिख लेना 1867-68 में ये बताए थे भैया कि भारतीयों की इनकम 20 रुपए है। ठीक है, 20 रुपए है भारतीयों की इनकम। याद करेंगे प्रति पर्सन क्या बताए थे कि प्रति व्यक्ति भारतीयों की इनकम 20 रुपए है। नेशनल इनकम अगर पूछे कि पहली बार साइंटिफिक तरीके से किसने जारी किया, पहली बार साइंटिफिक, SCIENC, साइंटिफिक, हाँ साइंटिफिक तरीके से यानी कि वैज्ञानिक तरीके से किसने जारी किया, तो याद कर लेंगे। देखो दादा भाई ने प्रयास किया था लेकिन वो वैज्ञानिक तरीका नहीं था, इन्होंने ऐसा नॉर्मली जारी कर दिया था। तो पहली बात वैज्ञानिक तरीके से आया था आपके BKRB राव साहब ने। कौन? BKRB राव साहब ने पहली बार साइंटिफिक तरीके से भारत में नेशनल इनकम जारी करने का प्रयास किया था। क्या लिख रहे हैं सर? तुक्का सी। ठीक है, तुक्का सी। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही, यार सिंपल सी बात है, 7 का डी, बिल्कुल 7 का डी बिल्कुल सही बात है। नेशनल इनकम जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो अब्रॉड से इनकम आता है वो भी इसमें ऐड किया जाता है। चलो देखो, अब आजादी के बाद हमने जो है नेशनल इनकम के ऊपर एक कमेटी बनाई, नेशनल इनकम के ऊपर NI के ऊपर एक कमेटी बनाई 1949 में। ये बातें जो बता रहा हूं लिखते जाइएगा। और इस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं आपके महालनोबिस साहब। महालनोबिस साहब बनते हैं। ये वही महालनोबिस साहब हैं जो 5 ईयर प्लान, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था,
इन्हीं की योजना पे आधारित था, इन्हीं के फार्मूले पे आधारित था सेकेंड 5 ईयर प्लान, और नेशनल इनकम कमेटी के ये अध्यक्ष भी बनते हैं। पीसी महालनोबिस इनका नाम था। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे सारी बातें। इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। ये बातें भी याद रखेंगे नेशनल इनकम के बारे में जो मैंने आपसे बताई, नोट करते चलिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आ जाओ करंट अफेयर। कह रहा है कि मार्च 2026 तक कौन एनजीटी के अध्यक्ष हैं? कौन? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी जिसे आप लोग कहते हो, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलो इसके बारे में थोड़ा समझ लो। ये क्या करती है? जितने भी आपके ग्रीनरी प्रोजेक्ट्स होते हैं भारत सरकार के, या गवर्नमेंट किसी चीज में लापरवाही करती है तो गवर्नमेंट को हड़काने का काम करते हैं ये लोग। यार तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे नदी सूखी जा रही है, कैसे बांध, कैसे पेड़ कटाई हो रही है, तो हड़काते हैं गवर्नमेंट को। आप याद रखेंगे एनजीटी की स्थापना जो होती है वो 18 अक्टूबर 2010 को होती है। ठीक है, कब होती है? 2010 को। अगर पूछे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट क्या पूछ रहा है, पहले चेयरपर्सन कौन थे? तो यही थे लोकेश्वर सिंह पंटा। पंटा साहब जो थे ये इसके पहले अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे अभी का पूछ रहा है ना, मार्च का पूछ रहा है, तो मार्च वाले जो है भैया वो आप 8वें का आ जाओ, 8वें का सी, बिल्कुल मार्च में जो है वो आपके प्रकाश श्रीवास्तव जी। पहले कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। ठीक है, लोकेश्वर सिंह पंटा थे। अगर कोई गड़बड़ काम करता तो उसको पलटा देते थे। तो अभी है प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी बनी थी 18 अक्टूबर 2010 को। इसको याद रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़े, ठीक है भाई। चलो 18 अक्टूबर 2010 डेट सही याद रखना। बहुत कठिन प्रश्न है, इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए देना। चलो बताओ, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग दे लोगे। कह रहा है कि राजद्रोह सभा निवारण अधिनियम 1908 में आया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में आया, भारतीय आपराधिक कानून संशोधन 1908 में आया, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 में आया। ठीक है, ये बताना है आप सभी को। प्रश्न संख्या आपका है कौन सा? ये 9वां। चलो देखो भाई, प्रयास करोगे इसका जवाब देने का। 9 पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 9 आया। रिपीटेड प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा कठिन है लेकिन रिपीटेड है। चलो देखो भाई, इसमें सारे सही हैं, थोड़ा कठिन प्रश्न है, कोई बात नहीं। जो राजद्रोही सभा निवारण अधिनियम आता है वो 1908 में नहीं आता है, ये आता है आपका 1907। अब ये क्या था इसके बारे में समझ लो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं, समझिए। देखो अंग्रेजों को लगा था उस समय, आपका जो आपका वायसराय था वो था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो सेकंड। इसको लगा भैया कि इसके खिलाफ चल रही है साजिश, इसकी फील्डिंग लोग सेट करवाना चाहते हैं। करजन वैसे भी मार के भगाया गया था, इसको लगा इसकी भी लोग फील्डिंग सेट करवा देंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक एक्ट लाया कि जो भी राजद्रोह के लिए जो भी लोग मीटिंग करेंगे कि भैया ये खराब काम कर रहा है मिंटो, इसको उठा करके पटक के मारो जहां दिखाई पड़े, तो उसको तुरंत निपटा देंगे। मतलब अगर राजद्रोह के लिए आपने मीटिंग करी, बैठक की, तो आप सभी को निपटा दिया जाएगा। वो बैठक, वो जो एक्ट लाता है कि मिंटो, वो लाता है 1907 में। और सबसे कठिन काम क्या करता है पता है? ये कांग्रेस को ही तोड़ देता है। याद है कांग्रेस का विभाजन? कांग्रेस के विभाजन के पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ जरूर रहा था। इसी साल आपको पता होगा कांग्रेस का सूरत स्प्लिट हो जाता है, सूरत विभाजन। अच्छा, जब कांग्रेस का सूरत विभाजन होता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं आप सब बताइएगा। बाद में आपको पता है लखनऊ वाले अधिवेशन में कब हुआ था बताना। हम लोग मिल जाते हैं, दोबारा से एक हो जाते हैं और कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में। लॉर्ड मिंटो हिंदू मुसलमानों को भिड़ाने का भी काम करता है। इसी के समय जो है सूरत, हाँ सूरत स्प्लिट होती है, बताना सूरत स्प्लिट के समय कब कौन अध्यक्ष होता है? इसी के समय जो होता है भैया, मुसलमानों को अलग कम्युनल रिवार्ड दिया जाता है। तुम लोग अलग से बनाओ पार्टी वार्टी, तुमको फंडिंग वगैरह करेंगे, ये भी मिंटो ही करता है इसी समय।
ठीक है। इसी के समय आपका सूरत स्प्लिट हो जाती है, बाद में हम लोग लखनऊ अधिवेशन में जो है एक हो जाते हैं। सूरत विभाजन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, कमेंट करके बताइएगा। इसका सही जवाब है ए। बाकी सारे नियम सही हैं, बाकी सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं भाई। ठीक है, बताइए। रास बिहारी घोष, बिल्कुल सही बात है। लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1916 में। इसमें कौन थे आपके, मजूमदार साहब थे, अंबिका चरण मजूमदार साहब थे लखनऊ अधिवेशन में। इसी लखनऊ अधिवेशन में जो होता है आपके कौन, राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को बुलाते हैं कि आइए गांधी जी चंपारण की स्थिति को देखिए, क्या समस्या है चंपारण में। बाद में गांधी जी चंपारण भी पहुंचते हैं। चलो, बड़ा सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। अभी एलटी ग्रेड की परीक्षा मुझे लग रहा है प्रश्न आया हुआ है, एलटी ग्रेड की किसी सेट में आया हुआ था ये, बताओ। शतरंज की चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर होते हैं, सरल प्रश्न है, बता दो। 10 का डी, ठीक है, बिल्कुल भाई, इसको रुकना ही नहीं। ठीक है, शतरंज के चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर होते हैं ये बताओ। देखो, शतरंज की खोज ना माना जाता है कि ईरान में हुई, फिर ईरान से ये भारत में आई। भारत में इसको चतुरंग कहते थे, थोड़ा इतिहास में पढ़ोगे ना, इसे भारत में चतुरंग कहते थे। किस नाम जानते थे, चतुरंग के नाम से जानते थे। कई महान खिलाड़ी आपके शतरंज वाले हैं, जैसे आपके कौन कौन नाम नोट करिए, विश्वनाथ आनंद हो गए, डी गुकेश साहब हो गए, आर प्रज्ञानंद हो गए, और आपकी कुनोरी हम्पी जो महिला चैंपियन रहती हैं, ये सारे चैंपियन आपके किसके हैं, शतरंज के। इसमें कितने भैया वो आपके स्क्वायर्स होते हैं, 64। ठीक है, सरल प्रश्न है लेकिन